हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्री लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटर श्रुति। लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे हरियाणा सिविल सर्विस 2023 के क्वेश्चन पेपर के। आज हमारा लास्ट लेक्चर है, इसके अंदर हम ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे गाइस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। होप सो आपने अब तक के सारे लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे, आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। कोई डाउट हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करिए। कोई सजेशन हो, कोई इम्प्रूवमेंट करनी हो या कुछ अच्छा हो तो आप उसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा 2 क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बताना विच नंबर इज इन द स्क्वायर, इलिप्स एंड ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन इज which number is in the square, ellipse and triangle। इन तीनों के अंदर कौन सा नंबर है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 7। गाइस फिगर देखिए, डायग्राम क्या कह रहा है हमें, ध्यान से देखिएगा गाइस। दिस इज द स्क्वायर, this is our rectangle, this is triangle and अब रह गया हमारा गाइस इलिप्स। दिस इज द इलिप्स। ठीक है गाइस, ये हमारी फिगर है। नंबर देखिए 4, 1, 2, 5, 7, 3, 11, 9 एंड 10, 6। ठीक है गाइस, दिस इज द डायग्राम। क्वेश्चन बताना आपको, ऐसा कौन सा नंबर है जो स्क्वायर, एलिप्स और ट्रायंगल तीनों के बीच में आता है। देखो 1 तो नहीं आएगा, कैंसिल आउट। उसके बाद 5 देखो, 5 इज हेयर। 5 किस में आ रहा है? रेक्टेंगल में आ रहा है, एलिप्स में आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है, बट ट्रायंगल में नहीं आ रहा है। अब इन्होंने स्क्वायर, एलिप्स और ट्रायंगल पूछा है तो 5 भी नहीं आएगा। 6 देखो, 6 तो आपका ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, 6 भी नहीं आएगा। 7 देखो, 7 स्क्वायर के अंदर है, यस। ट्रायंगल में है, यस। एलिप्स में है, यस। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। 7 नंबर जो है आपका वो तीनों ही फिगर के अंदर कॉमन है। ठीक है गाइस, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमें क्या कह रहे हैं, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट relation between players and footballer। इन दोनों के बीच में कौन सा डायग्राम है जो आपका रिलेशन बता रहे हैं? देखिए फर्स्ट डायग्राम, ठीक है गाइस। सेकंड डायग्राम देखिए, थर्ड देखिए, फोर्थ देखिए। ओके गाइस, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 37। आपको बताना है कौन सा डायग्राम प्लेयर और फुटबॉल के बीच में रिलेशन बताना है। अब आप देखिए प्लेयर और फुटबॉलर के बीच में क्या रिलेशन है। फुटबॉलर अपने आप में क्या है? एक प्लेयर है। प्लेयर आपके किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, क्रिकेट की, हॉकी के, बैडमिंटन के या अदर जितने भी आपके और ऑप्शंस हैं, है ना। बट फुटबॉलर एक पर्टिकुलर गेम है, फुटबॉल, उसी का प्लेयर है। तो फुटबॉलर इज़ अ प्लेयर। फुटबॉलर जो है वो प्लेयर का एक सबसेट हो गया गाइस, है ना। तो फुटबॉलर कम अंडर द सबसेट ऑफ प्लेयर। तो ऐसा कौन सा है जो पूरा का पूरा समाया हुआ है एक फिगर के अंदर? ऑप्शन नंबर डी। आपका ये सेट होगा फुटबॉलर का सेट और बाहर वाला सेट होगा प्लेयर का सेट, क्योंकि प्लेयर के सेट में अदर देन फुटबॉल और भी बहुत सारे प्लेयर्स आ सकते हैं। क्रिकेटर्स आ सकते हैं, हॉकी प्लेयर्स आ सकते हैं, बैडमिंटन प्लेयर आ सकते हैं, टेनिस प्लेयर आ सकते हैं, है ना गाइस। ठीक है, सो आप होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 37 क्लियर हो गया होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 38 हमें क्या कह रहा है। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 38 हमें क्या कह रहे हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमें गिवन है
साथ में हमें 2 आर्ग्यूमेंट्स गिवन है, फॉलोड बाय 2 आर्ग्यूमेंट्स. रीड द स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, 2 आर्ग्यूमेंट्स गिवन है और आपको ये बताना है कि आंसर आपका क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है. ठीक है, कौन सा आर्ग्यूमेंट आपके लिए आपको सही लग रहा है. ये क्वेश्चन आप कह सकते हो डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस टाइप के अप्रोच से क्वेश्चन आते हैं. प्रॉपर आप इसको रीजनिंग में भी नहीं कह सकते हो, बट कहीं ना कहीं रीजनिंग लगती है, इसलिए मैं इन्हें करवा रही हूँ गाइस आप लोगों को. देखिए स्टेटमेंट क्या है, चिल्ड्रन डिराइव देयर आइडेंटिटी फ्रॉम देयर सरनेम. ये आपको स्टेटमेंट दी गई है कि जो चिल्ड्रन की आइडेंटिटी है वो कहाँ से डिराइव होती है, वो उनके सरनेम से डिराइव होती है. आर्ग्यूमेंट क्या है, मॉडर्न पेरेंट्स हैव फॉरएवर बीन इन ए डायलेमा. जो मॉडर्न पेरेंट्स है वो हमेशा एक डायलेमा में रहते हैं. क्या डायलेमा, वेदर टू यूज़ द फादर सरनेम और द मदर्स और टू यूज़ एनी एट ऑल. कि फादर का सरनेम यूज़ किया जाए, मदर का सरनेम यूज़ किया जाए, या कुछ कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कभी कोई इस टाइप से. ठीक है. और सेकंड आर्ग्यूमेंट हमें क्या दिया है, मैनी पेरेंट्स विश टू ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन. बहुत सारे पेरेंट विश सोचते हैं कि वो अपने बच्चों को कैसे बड़ा करें, कैसे पाले, विदाउट टीचिंग देम अबाउट बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर रिलीजन. कि उन्हें ये बताएं ना कि हम किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बस उन्हें एक इंसानियत का पाठ पढ़ा दिया जाए, है ना. कि उन्हें ये ना बताया जाए कि आप किस रिलीजन से हो, आपका सरनेम वगैरह क्या है. एंड हैव गिव अप ऑन देयर सरनेम टू अवॉइड द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी. और उन्हें सरनेम नहीं देते ताकि वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ झुकाव ना पैदा करें. ठीक है. ये आपको 2 आर्ग्यूमेंट दिए हैं और स्टेटमेंट आपको दी थी कि जो चिल्ड्रन है वो डिराइव करते हैं देयर आइडेंटिटी फ्रॉम देयर सरनेम. तो इसमें से आपको क्या लग रहा है गाइस, क्या आना चाहिए. ऑप्शन ए है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वीक है, सेकंड आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है. सेकंड आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेकंड वीक है, फर्स्ट स्ट्रांग है. ठीक है. थर्ड ऑप्शन आपका है दोनों के दोनों वीक है, फोर्थ ऑप्शन है दोनों के दोनों स्ट्रांग है. मतलब यहाँ पे देखो गाइस, इन्होंने आपको स्टेटमेंट दी थी कि चिल्ड्रन डिराइव देयर आइडेंटिटी फ्रॉम देयर सरनेम. चिल्ड्रन अपने सरनेम से आइडेंटिटी को डिराइव करते हैं. आर्ग्यूमेंट आपको जो दिए हैं वो दोनों ही आर्ग्यूमेंट ऐसा कुछ आपको स्ट्रांगली बता नहीं रहे कि कैसे उनकी आइडेंटिटी उनके सरनेम से डिराइव होती है ना. तो इसका जो आपका आंसर आएगा गाइस कि दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट ही आपके वीक हैं. यहाँ पे दोनों में से कोई आर्ग्यूमेंट इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपकी स्टेटमेंट को आप पूरी तरह से सेटिस्फाई कर पाएँ. ठीक है. तो आपका क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर वीक. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, मृत्युंजय इज प्लानिंग टू बाय अ टेस्ट सीरीज फॉर कैट एग्जाम. मृत्युंजय कैट एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज बाय करना चाहता है. फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन फॉर एनी ऑनलाइन पोर्टल फिक्स बाय हिम. उसने कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए कि उसे किस तरह की टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज मिलती है. तो उसने कुछ क्राइटेरिया देखा कि कौन कौन सी टेस्ट सीरीज में उसके क्राइटेरिया फॉलोअप होते हैं. ठीक है. अब देखिए क्या क्या क्राइटेरिया है. मस्ट कंटेन 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, कम से कम 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने चाहिए, FLTs होने चाहिए गाइस. ठीक है. एटलीस्ट 8 ईयर PVC पेपर्स भी होने चाहिए, मस्ट लिखा है ना. मोर देन 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन होने चाहिए उस वेबसाइट के पोर्टल पे ऑनलाइन. इफ एनी पोर्टल सेटिस्फाई ऑल द अबव 3 क्राइटेरिया एक्सेप्ट फर्स्ट बट हैज़ मोर देन 20 मॉक टेस्ट and more than 5 PYQ, then he will keep that shortlisted. ये कह रहा है कि अगर ठीक है 25 फुल मॉक टेस्ट नहीं है, फर्स्ट क्राइटेरिया पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बट 20 मॉक टेस्ट है और मोर देन 5 PYQs है, तो भी वो शॉर्ट लिस्ट है. उसको उसने शॉर्ट लिस्ट किया है, अभी फाइनलाइज नहीं किया है, शॉर्ट लिस्ट किया. उसके बाद ये कह रहा है इफ़ एनी पोर्टल सेटिस्फाई ऑल एक्सेप्ट थर्ड वाले के अलावा वो सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, बट हैज़ मोर देन 8,000 प्रैक्टिस. 10,000 की जगह 8,000 के अराउंड उसके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, रिकॉर्डेड क्लास वीडियोस भी है. देन ही विल आस्क हिज मेंटर, तो वो अपने मेंटर से पूछेगा कि उसे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. ठीक है. लेट्स क्रैक कैट इज़ प्रोवाइडिंग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज. एक इंस्टीट्यूट का नाम है लेट्स क्रैक कैट. ठीक है. इज़ प्रोवाइडिंग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर कैट. ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा है ये इंस्टीट्यूट. 18 मॉक टेस्ट दे रहा है, 5 PYQ दे रहा है, 12,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल गिवन अबव. अब ये बताना क्या ये इंस्टीट्यूट सिलेक्ट होगा, नहीं होगा, शॉर्ट लिस्ट होगा, या वो अपने मेंटर से पूछेगा. 4 ऑप्शन है. तो गाइस आपको यहाँ क्या लगता है, देखिए 18 मॉक टेस्ट दे रहा है, इसने कहा था कि 25 मॉक टेस्ट होने चाहिए, या फिर फोर्थ ऑप्शन में उसने दिया था
अगर पहले 3 हैं फिर तो वो कम्प्लीटली ले ही लेगा। अगर 4th और 5th में से है, 4th है तो शॉर्ट लिस्ट होगा, 5th है तो वो अपने मेंटर से पूछेगा। अब इसने कहा 18 मॉक टेस्ट है, पहला क्राइटेरिया ख़त्म हो गया तो मतलब वो सिलेक्ट तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद 4th क्राइटेरिया में कहा था कि मोर देन 20 मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट हो, है ना। बट इसने कहा 18 मॉक टेस्ट है तो शॉर्ट लिस्ट भी नहीं होगा। अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचे कि अपने मेंटर से पूछे। बट इसने कहा है कि 5 PYQ है और 12,000 प्रैक्टिस पेपर दे रहा है, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई रिकॉर्डेड क्लास वीडियोस की बात नहीं हुई, तो वो अपने मेंटर से भी नहीं पूछ सकता गाइस। तो इसका मतलब इस 39 क्वेश्चन के अंदर जो हमारा आंसर वो क्या जाएगा, इट विल नॉट बी शॉर्ट लिस्टेड, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको कुछ भी ऐसा प्रोवाइड नहीं कर रहा जिसकी आपको नीड है, जो आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएगा, ठीक है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमें क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन 40 इज मिस्टर योगेंद्र कुमार इज लुकिंग फॉर अ टेनेंट फॉर अ वैकेंट 3 BHK फ्लैट इन लक्ष्मी नगर दिल्ली। मिस्टर योगेंद्र कुमार जो है वो टेनेंट्स देख रहे हैं, किराएदार देख रहे हैं। उसका 3 BHK का फ्लैट है लक्ष्मी नगर दिल्ली में। ही हैज़ फिक्स सम क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। उसने उन टेनेंट्स के सिलेक्शन के लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया है। क्या क्राइटेरिया है? फर्स्ट, मस्ट हैव लेस देन 5 मेंबर इन द फैमिली। जो वो किराएदार हैं जिसको वो रखना चाह रहा है 3 BHK में, उनकी फैमिली में 5 मेंबर से कम मेंबर होने चाहिए। ऑल मेंबर्स शुड बी वेजिटेरियन, मस्ट बी इंडियन नेशनल, ठीक है। 3 ये मस्ट क्राइटेरिया है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, इफ़ एनी टेनेंट फैमिली सेटिस्फाई ऑल द अबव क्राइटेरिया एक्सेप्ट ए बट हैज़ नॉट मोर देन 4 एडल्ट इन द फैमिली एंड द रेस्ट आर चिल्ड्रन, देन ही विल आस्क हिज सन फॉर द सेम। अगर तीनों हैं सॉरी गाइस, चलिए देखिए, अगर तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई है तो वो उनको फाइनली रख लेगा। बट अगर वो कह रहा है कि पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, बट क्या है कि फैमिली में 4 एडल्ट हैं बट चिल्ड्रन है 1-2 हो सकते हैं, शायद 6 मेंबर हो, 7 मेंबर हो, बट एडल्ट सिर्फ 4 हैं, तो वो अपने बेटे से पूछेगा कि उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ही क्या है, इफ़ एनी टेनेंट फैमिली सेटिस्फाई ऑल द अबव क्राइटेरिया, सारे क्राइटेरिया ऊपर वाले सेटिस्फाई है, मतलब ABC, बी नहीं है, एक्सेप्ट भी बोला है इसने, बट डज नॉट कुक नॉन वेज एट होम, कि ठीक है वेजिटेरियन नहीं है, कोई एक आधा हो जो नॉन वेज खाता हो बट वो बाहर खाता है, घर के अंदर नहीं बनाता है, ठीक है। तो वो अपनी वाइफ से इस बारे में पूछ सकता है। अब देखिए उसके पास एक टेनेंट्स आया, कौन आया है, मिस्टर मोहन प्रसाद आया है, जो कि इंडियन नेशनल है, लक्ष्मी नगर में ही देख रहे हैं कोई फ्लैट रहने के लिए किराए पे। उसके पास रहने के लिए कौन है, वो खुद है, उसकी वाइफ है, उसकी मदर है, उसका फादर है, 4 लोग हो गए। उसका 6 साल का बेटा है और 4 साल की डॉटर है, मतलब टोटल 6 लोग हो गए हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ऑल हिज फैमिली मेंबर आर वेज, सारे के सारे वेजीज हैं, वेजिटेरियन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ मिस्टर मोहन प्रसाद स्टूडेंट बाय मिस्टर योगेंद्र कुमार। मतलब उसको फाइनली रखेगा या नहीं ये तो अभी श्योर नहीं है ना, क्योंकि तीनों में से एक क्राइटेरिया अभी सेटिस्फाई नहीं हो पाया। 4th क्राइटेरिया जो है उसका वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड है पूरी तरह से। तो इसके पास आपके पास ऑप्शन थे कि वो सिलेक्ट हो जाएंगी, नॉट सिलेक्टेड। मिस्टर योगेंद्र आस्क फ्रॉम हिज वाइफ, ऑप्शन डी इज आस्क फ्रॉम हिज सन। तो इसका आंसर क्या जाएगा गाइस, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया ये वेज वाला नहीं है, ये नंबर ऑफ मेंबर्स वाला है, तो वो अपने बेटे से पूछेगा। तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मिस्टर योगेंद्र कुमार विल आस्क हिज सन। क्योंकि पहले 3 सिचुएशन पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो रही। पहले 3 तब सेटिस्फाई होती है जब लेस देन 5 मेंबर होते हैं, मतलब अगर 4 मेंबर है तो वो सेटिस्फाइड है, बट यहाँ पे 6 मेंबर हैं बट अडल्ट 4 हैं, तो वो अपने बेटे से पूछ के उनको बताएगा, ठीक है ना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 हमें क्या कह रहे हैं, रोनी इज द मॉडल एंड लुकिंग फॉर ए पर्सनल जिम ट्रेनर। रोनी एक मॉडल और पर्सनल जिम ट्रेनर के लिए देख रहा है। फॉलोइंग आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट टू गेट सिलेक्टेड एज अ पर्सनल जिम ट्रेनर फॉर रोनी। क्राइटेरिया क्या क्या है, मस्ट हैव कंप्लीटेड बैचलर्स, कि एटलीस्ट उस ट्रेनर ने अपनी बैचलर्स जो है वो कंप्लीट कर ली होगा, ठीक है। मस्ट हैव वर्क एक्सपीरियंस एट लीस्ट 3 years एज अ ट्रेनर, कम से कम उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए एज अ ट्रेनर, ठीक है। ये 2 क्राइटेरिया है। थर्ड क्या कह रहा है, इफ़ ए कैंडिडेट फुलफिल क्राइटेरिया ए को फुलफिल कर रहा है क्राइटेरिया को, बट बी को नहीं कर रहा, बट उसने एक डिप्लोमा किया है, ठीक है, उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है बट उसने डिप्लोमा कर रखा है पर्सनल ट्रेनिंग में, तो वो उसको शॉर्ट लिस्ट करेगा कैंडिडेट को, ठीक है। 4th ऑप्शन कह रहा है, अगर क्राइटेरिया बी तो फुलफिल है बट ए नहीं है, बट हैज़ डन अ डिग्री कोर्स इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स
उसके पास न्यूट्रिशन के अंदर कोर्स है, उसने न्यूट्रिशन का कोर्स तो लिया है, बैचलर्स फुलफिल नहीं है बट ठीक है न्यूट्रिशन का कोर्स है उसके पास, तो वो अपने मैनेजर से इस बारे में पूछ सकता है। अब उसके पास एक पर्सन आता है मिकल। मिकल हैज़ डन ए डिप्लोमा। मिकल ने एक डिप्लोमा कोर्स किया है पर्सनल ट्रेनिंग में और 2 ईयर का उसके पास एक्सपीरियंस भी है जिम ट्रेनिंग का। ग्रेजुएट भी है फ्रॉम ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट। तो उसका फर्स्ट क्राइटेरिया तो कंप्लीट है कि बैचलर वो है, ग्रेजुएट इसने कर रखी है। इसने 3 साल का क्राइटेरिया मांगा था बट इसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, साथ में इसने डिप्लोमा कर रखा है। तो आपको क्या लगता है मिकल के लिए क्या ऑप्शन आएगा? सिलेक्ट होगा, नहीं होगा, शॉर्ट लिस्ट होगा या वो अपने मैनेजर से पूछेगा? तो यहाँ पे वो शॉर्ट लिस्ट होगा गाइस, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट के लिए ये कंडीशन थी कि अगर उसने डिप्लोमा किया है और ग्रेजुएट है तो वो शॉर्ट लिस्ट हो सकता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही विल कीप दैट पर्सन शॉर्ट लिस्ट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42 हमें क्या कह रहा है। विपुल इज शॉर्ट लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम। विपुल शॉर्ट लिस्ट हुआ है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के लिए, मास्टर प्रोग्राम के लिए। ठीक है, ही हैड डिसाइड फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी। विपुल ने शॉर्ट लिस्ट की है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, तो उसने क्राइटेरिया क्या रखा है यूनिवर्सिटीज़ का? वो यूनिवर्सिटी या तो यूके में होनी चाहिए या फिर यूएसए में। पहला क्राइटेरिया, मस्ट प्रोवाइड मास्टर इन मैनेजमेंट प्रोग्राम। उसको मैनेजमेंट में करनी है तो उस यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट प्रोग्राम तो होना ही चाहिए। ऑप्शन सी, ट्यूशन फी उसकी होनी चाहिए लेस दैन $30,000। ठीक है गाइस, ये 3 मस्ट क्राइटेरिया है। अब ये डी सिचुएशन में क्या कह रहा है, अगर सारी सिचुएशन फुलफिल कर रही है यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट ए कि वो यूएसए या यूके में नहीं है, हो सकता है वो ऑस्ट्रेलिया में हो, तो वो अपने भाई से पूछेगा कि उसको सिर्फ यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इफ़ यूनिवर्सिटी फुलफिल ऑल क्राइटेरिया एक्सेप्ट सी, फीस को लेके, बट कह रहा है कि फ़ीस बेशक ज़्यादा है बट वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं 60 से 80% की, तो अपने फादर से पूछ सकता है कि यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग इज सिचुएटेड इन आयरलैंड यूके। आयरलैंड यूके में है, इसका मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई है, मास्टर दे रही है मैनेजमेंट के अंदर टू ऑल नेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट। सेकंड क्राइटेरिया भी सेटिस्फाइड है। ट्यूशन फी फॉर द मास्टर प्रोग्राम इज $50,000। इसने कहा था 30,000 से कम होगी तो वो ले लेगा, बट ये $50,000 है। बट वे लोग डिजर्विंग कैंडिडेट को 75% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है विपुल कौन सा क्राइटेरिया चूज़ करेगा? उसने कहा था स्कॉलरशिप वाले क्राइटेरिया में वो अपने फादर से डिस्कस करेगा, है ना। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन सी में दिया है ही विल आस्क हिज फादर, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ही विल आस्क हिज फादर। ठीक है, होप्स आपको क्वेश्चन नंबर 42 क्लियर हो गया होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। फॉलोइंग इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया अगेन। सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया है फॉर ए कैंडिडेट टू गेट सिलेक्टेड फॉर द रोल ऑफ CIO, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन एन ऑर्गेनाइजेशन फिनोटेक। एक ऑर्गेनाइजेशन है फिनोटेक, उसके अंदर CIO चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर को इन्हें सिलेक्ट करना है। तो कैंडिडेट के पास क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? मस्ट हैव डन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक करी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में एट लीस्ट 60% मार्क्स। सेकेंड, मस्ट हैव डन MBA इन ऑपरेशन, मास्टर्स उसकी ऑपरेशंस में होनी चाहिए। मस्ट हैव वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 ईयर इन IT ऑफिसर, एज एन IT ऑफिसर उसको 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तीनों मस्ट है। फोर्थ में क्या कह रहा है, ऑल क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहा है एक्सेप्ट ए, उसने बीटेक नहीं की, PCA की है, 80% मार्क्स है। देन द केस विल बी सेंड टू द CEO ऑफ द कंपनी। ऑप्शन ई क्या है, कैंडिडेट सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं एक्सेप्ट बी। बी में वो क्या कह रहे हैं, मोर देन 5 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है। देन हिज केस विल बी सेंड टू द HR मैनेजर। उसने MBA नहीं की, ठीक है, ऑपरेशन में, बट उसके पास 5 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, तो उसका जो केस है वो HR मैनेजर को भेजा जाएगा। और केस डी के अंदर कंपनी के CEO को केस भेजेंगे, केस ई में HR मैनेजर को केस भेजेंगे। ठीक है, अब अप्लाई कौन कर रहा है? जावेद अप्लाई कर रहा है CIO की पोस्ट के लिए। उसने बीटेक करी है 76% के लिए, पहला केस है। MBA भी करी है 68% से, सेकेंड केस भी है। टोटल 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एज एन IT ऑफिसर्स, बट उसके पास एक्सपीरियंस का थोड़ा सा कम वो इशू हो गया, 2 साल चाहिए था मिनिमम, इसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो अब क्या होगा देखो गाइस, बीटेक में अगर उसने नहीं की थी, कोई और कोर्स किया था तो CEO के पास जा रहा था, MBA नहीं की थी तो HR मैनेजर के पास जा रहा था, तीनों थे तो सिलेक्ट हुआ था। बट अब यहाँ पे केस आ गया टाइम इशू का कि उसने वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का है, तो यहाँ पे वो सिलेक्ट नहीं हो सकता गाइस, क्योंकि इस सिलेक्शन के लिए टाइम कम होने का उसने कोई क्राइटेरिया हमें नहीं दिया था। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे, ही विल नॉट बी सिलेक्टेड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा।
होप्स आपको गाइस क्वेश्चन कवर हो गए होंगे यहाँ तक कि ये सारे क्वेश्चन आपके डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होप्स हो गाइस अब तक के आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 44, ठीक है गाइस। 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। A and B decide to travel from place X to place Y। जो A और B हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें प्लेस X से प्लेस Y जाना है गाइस, ठीक है। A और B को उन्हें यहाँ से यहाँ जाना है, बाय बस जाना चाह रहे हैं, ठीक है। A has ₹10 with him and he found that it is 80% of the bus fare 2 person। जो A है उसके पास कितने हैं, 10 रुपीज़ हैं, और जो 10 रुपीज़ है वो किसके इक्वल है, 80% ऑफ बस फेयर ऑफ 2 पर्सन। 2 लोगों के बस के किराए के इक्वल है 80% की, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, अब मान लेते हैं पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं 2 लोगों का जो किराया है बस का वो कितना है, मैंने मान लिया फेयर ऑफ 2 पर्सन इज इक्वल टू एक्स। तो ये क्या कह रहे हैं, 2 लोगों का किराया एक्स है, ये कह रहे हैं 10 रुपीज़ क्या है, 80% है ना। तो 80% ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 10 के, मतलब 80/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। और यहाँ से हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1000 अपॉन 80, दैट विल बी इक्वल टू 12.5 रुपीज़, ठीक है। इसका मतलब 1 पर्सन का बस का किराया 12.5 रुपये है। ओके गाइस, ओ सॉरी 2 लोगों का, एक का नहीं, हमने 2 का निकाला है। उसके बाद ही क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं हम। B फाइंड्स ₹3 विद हिम। B के पास टोटल कितने रुपए हैं, 3 रुपए हैं, एंड हैंड इट ओवर टू A। B ने ये 3 रुपए किसको दे दिए, A को दे दिए गाइस, ठीक है। इन दिस कॉन्टेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपको ये बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए ऑप्शंस देखिए गाइस। नाउ द मनी ए हैज इज जस्ट इनफ टू बाय 2 टिकट्स। ए के पास 10 रुपए थे, अब 3 उसने दे दिए। ए के पास टोटल कितने रुपीज़ हैं, 13 रुपीज़ है गाइस, ठीक है। और हमें पता 2 जनों का फेयर कितना 12.5 रुपीज़ है, मतलब ए के पास एक्स्ट्रा है। यहाँ से हमें कंक्लूजन तो मिल गया। अब आप ऑप्शंस देखिए। ए हैज़ जस्ट इनफ टू बाय 2 टिकट्स। ए के पास सिर्फ इतनी मनी है कि 2 टिकट आएगी, नहीं उसके पास 0.5 रुपीज़ एक्स्ट्रा है ना, 50 पैसे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ए स्टिल नीड ₹2 फॉर बाइंग द टिकट। क्या ए को 2 रुपये की और कमी पड़ रही है, नहीं भाई ए के पास तो ज़्यादा है थोड़ा सा। आफ्टर बाइंग 2 टिकट ए विल बी लेफ्ट विथ 50 पैसा। यस एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, आफ्टर बाइंग 2 टिकट्स ए विल बी लेफ्ट विथ 50 पैसा। ओके गाइज, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए स्टिल आफ्टर बाइंग 2 टिकट्स ए विल बी लेफ्ट विथ 50 पैसा। होप्स आपको क्वेश्चन नंबर 44 क्लियर हो गया होगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहे हैं देखिएगा स्टेटमेंट ध्यान से। क्वेश्चन 5 आप ध्यान से पढ़िए क्या कह रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द एज ऑफ अमित इज सेम एज सुमित। जो अमित की एज है वो सेम है सुमित की एज के, ठीक है। क्या कह रहा है ये, एज ऑफ अमित इज इक्वल टू एज ऑफ सुमित गाइस, यही कह रहा है हमें, बिकॉज दे आर ट्विंस, ये दोनों ट्विंस हैं। रिचा यंगर देन सुमित। ये अब आपको एज रिलेशन का क्वेश्चन दिया है गाइस, आपको इसको एक प्रॉपर एक डायग्राम फॉर्मेट में ही करना है। ये कहता है रिचा जो है वो यंगर है, रिचा का यंगर है, मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। अगर मैं प्रॉपर एक सीक्वेंस बनाऊँ इनकी एज का, अमित और सुमित की एज ज़्यादा है रिचा से, है ना, यही बोला इन्होंने। रिचा इज यंगर देन ज्योत्सना। रिचा ज्योत्सना से भी यंगर है। तो अब हमें इसे नेक्स्ट कॉलम में बनाना होगा ना गाइस, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट से कह रहा है बट एल्डर देन सौरभ। रिचा जो है सौरभ से बड़ी है, तो आप इसको यहाँ लगा सकते हो, है ना गाइस। आपको 4 लोगों का तो पता चल गया है। उसके बाद ये कह रहा है सुमित इज यंगर देन ज्योत्सना।
सुमित ज्योत्सना से छोटा है, इसका मतलब अमित और सुमित से बड़ी है ज्योत्सना। लास्ट नाम ही ये था तो इसका मतलब ज्योत्सना आपकी यहाँ आएगी। ठीक है गाइस, ये आपका प्रॉपर एक सीक्वेंस बन गया है एज फॉर्मेट का, जो इन्होंने बताया जैसे जैसे बताया बस हमने उस चीज़ को फॉलो किया। अब ये पूछ रहा है हु इज़ द एल्डेस्ट अमंग देम, सबसे बड़ा कौन है, हमें क्लियर पता चल रहा है ज्योत्सना इज द यंगर एल्डेस्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्योत्सना। तो ठीक है गाइस, होप्स आपको क्वेश्चन नंबर 45 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए गाइस, जो क्वेश्चन नंबर 46 है वो भी हमारा एज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसके लिए। ये कह रहे हैं जो आपकी एज है इसके 5/7 ऑफ द एज ऑफ हिज फादर, है ना। तो हम एज्यूम करके चलते हैं सबसे पहले तो प्रेजेंट एज किसकी, माधव के फादर की, क्योंकि माधव के फादर की एज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। लेट अस अज्यूम एज ऑफ माधव्स फादर इज एक्स। ठीक है, मान लेते हैं उनकी एज एक्स है। तो माधव की करंट की एज क्या बता रहे हैं, माधव्स करंट एज, माधव्स एज, माधव एज इज 5/7 ऑफ एज ऑफ हिज फादर, 5/7 ऑफ एज ऑफ हिज फादर, 5x/7। ठीक है गैस, इसको आप ईयर में लिखो, इसको भी आप ईयर में लिखो। नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं हमें, देखिए आफ्टर 5 ईयर मदर एज वुड बी 3/4 ऑफ हिज मदर्स एज, माधर्स एज। ओके, आफ्टर 5 ईयर्स क्या कह रही है, आफ्टर 5 ईयर्स माधव की जो एज है 3/4 हो जाएगी उसकी मदर की एज की। 5 साल बाद माधव की एज की हो जाएगी गाइस, इसमें 5 कर देंगे, है ना। 5 years later माधव्स एज वुड बी 5/7 + 5 years, और वो किसके इक्वल हो जाएगी, 3/4 ऑफ हिज मदर्स एज। उसकी मदर एज कितनी है वो देखना है ना, कितनी है हमें नहीं। चलो आगे स्टेटमेंट देखते हैं। माधव फादर इज 2 year older माधव्स मदर, ये चीज़ बता दी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं माधव्स की मदर्स एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज। वहाँ एक्स थी तो x +2 या -2 गाइस बताओ। जो माधव के फादर है वो 2 साल बड़े हैं तो उनकी एज 2 साल कम होएगी मदर की, है ना। तो यहाँ पे आएगा x - 2 years। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे हम रिलेशन निकाल सकते हैं। इन्होंने कहा है कि माधव की जो एज है 5x/7 + 5 दैट विल बी इक्वल टू 3/4 ऑफ हिज मदर्स एज, उसकी मदर की एज है। मदर की एज प्रेजेंट एज इतनी है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x - 2 + 5। होप्स आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इस स्टेटमेंट को सोल्व करके आपको बताना है एज ऑफ मदर 10 year बैक, 10 साल पहले माधव की एज कितनी होगी। पहले आप इस स्टेटमेंट को सोल्व आउट करके करंट एज निकालते हैं हम, जो भी 6 बनेगा 5x/7 3/4 x + 3। ठीक है गाइस, फाइव एक्स + 35/7 इज इक्वल टू 3x + 9/4। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 20x + 140 इज इक्वल टू 21x + 63 गाइस, है ना। कंक्लूड करेंगे 20x इधर तो x आ जाएगा, 63 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा गाइस, एंड 140 - 63 विल बी 77 ईयर। ये किसकी एज आ गई, ये माधव के फादर की एज आ गई, करंट एज। ठीक है, तो माधव की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी गाइस, माधव प्रेजेंट एज विल बी 5/7 × 77 दैट विल बी इक्वल टू 55 ईयर्स। होप्स आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। तो इन्होंने पूछा क्या है, एज ऑफ माधव 10 year बैक, 10 साल पहले उसकी एज बतानी है। 10 year बैक कितनी हो जाएगी गाइस, 55 - 10 दैट विल बी इक्वल टू 45 ईयर्स। आपका आंसर आएगा 45 ईयर, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। होप सो ये क्वेश्चन आपको इसमें आ गया होगा, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिर्फ सिंपल मैथ था। 8वीं 10वीं तक तो मैथ हम सब ने पढ़ा है ना, सिंपल मैथ्स था गाइस इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपको गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे मूव करते हैं गाइस। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 हमें क्या कह रहा है। डाइस का क्वेश्चन है, विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू 1। ठीक है गाइस, ये कह रहे हैं 1 के अपोजिट फेस पे कौन सा नंबर आएगा गाइस। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। ये दो हमारे डाइस है गाइस, यहाँ पे 2 है, 4 3 2 4 1। ठीक है गाइस, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 6, ऑप्शन नंबर बी इज 5, ऑप्शन नंबर सी इज 4 और ऑप्शन नंबर डी इज 3। तो देखिए गाइस कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे इस तरह के। अब एक चीज़ देखिए, ये पूछ रहा 1 के अपोजिट क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक नंबर का अपोजिट मिल जाता है तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। अब एक चीज़ देखिए, जो 2 और 4 है, अब आप एक चीज़ देखो, आपके पास कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ से हमें कंक्लूजन इजीली निकाल सकते हैं। या तो आप ये देख लो कि 1 के साथ में कौन नंबर है वो अपोजिट में नहीं आ सकते, 2 और 4 है तो वो तो नहीं आएंगे, बट बाकी नंबरों के लिए हमें कोई अलग से इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दी है, कोई अदर थिंग हमें नहीं बताई है कि और कोई ट्रिक हो जिसको हम यूज़ कर सके। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे यहाँ देखो 2 और 4 के साथ में इन्होंने यहाँ 3 दिखाया, 2 और 4 के साथ में इन्होंने यहाँ 1 दिखाया, दो नंबर के साथ में इन्होंने आपको एक बार 3 दिखाया और एक बार 1 दिखाया। तो जब भी इस तरह का केस आपको दिखाया जाता है तो नेचुरली उन दो नंबर के साथ में जो नंबर आपको दिखाया जा रहा है वो दो नंबर हमेशा अपोजिट फॉर्मेट में ही होते हैं, बिकॉज ये दोनों पोजीशंस कॉमन है 2 और 4 के साथ। सो यहाँ पे हम सीधा इजीली कह सकते हैं कि जो 1 के अपोजिट नंबर होगा वो 3 होगा गाइस, और कोई नंबर नहीं हो सकता यहाँ पे अपोजिट में। ठीक है, होप्स आपको ये चीज़ क्लियर होगी गाइस। 2 4 के साथ में यहाँ पे एडजेसेंट में 3 है, यहाँ पे एडजेसेंट में 1 है, दोनों आपस में एडजेसेंट नहीं है 3 और 1, बट 2 और 4 के साथ में एडजेसेंट है, दैट्स वाई 3 और 1 आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 47 क्लियर हो गया होगा होप सो आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 48 पे। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 48। क्यूब और डाइस का ही क्वेश्चन है गाइस। स्टेटमेंट पढ़िए क्या कह रही है स्टेटमेंट, हमें ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िए गाइस। अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ, एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इज पेंटेड रेड ऑन ऑल इट्स साइड्स। दिस क्यूब इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ साइड लेंथ 2 सेंटीमीटर on each of the smaller cube. Each unpainted side are painted green. Each of the smaller cube is now further cut into cube of side length 1 centimeter. How many small cube of side length 1 centimeter will have exactly 3 of its face colored green? देखिए गाइस, इन्होंने क्या बोला आपको, इन्होंने कहा है कि एक बड़ा क्यूब है, दिस इज द क्यूब। एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ आपको दी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पूरे क्यूब को आपने रेड पेंट किया गया है, सारे के सारे जो फेसेस है वो क्या है रेड पेंटेड है। उसके बाद क्या कह रहा है, इस क्यूब को आपने कट कर लिया छोटे क्यूब्स के अंदर जिसके पर क्यूब लेंथ 2 सेंटीमीटर है, मतलब 2 सेंटीमीटर के आपने इसमें क्यूब ड्रॉ कर लिए। 6 सेंटीमीटर की लेंथ में जब आप 2 के क्यूब ड्रॉ करोगे तो आपके 3 क्यूब आएंगे गाइस। देखिए ठीक है, इस तरह से गाइस ये आपके 6 क्यूब का फॉर्मेट हो जाएगा गाइस। ठीक है, यहाँ से आपके 6 क्यूब तैयार हो जाते हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं,
पर रो 3 क्यूब्स का है 6 सेंटीमीटर के फॉर्मेट में, और 1 क्यूब जो है वो 2 सेंटीमीटर के फॉर्म का है। फिर ये कह रहा है ऑन ईच ऑफ द स्मॉलर क्यूब अनपेंटेड साइड आर पेंटेड ग्रीन। जो अब आपने क्यूब कट किए हैं छोटे छोटे, तो जो अनपेंटेड साइड रह गई है उनको आपने फिर ग्रीन पेंट किया है, ठीक है, जो बची हुई साइड से। क्योंकि जब आपने अंदर से कट किया तो अंदर तो आपने कोई पेंट नहीं किया था ना, आपने तो बाहर बाहर के फेस पे पेंट किया था। तो जब आप कट करोगे तो अंदर की साइड वो अनपेंटेड साइड रह जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसने कहा जो आपने क्यूब कट किए थे अब उसको और ज़्यादा फर्दर छोटा बनाना है, 1 सेंटीमीटर की लेंथ करनी है, 2 सेंटीमीटर की लेंथ से 1 सेंटीमीटर की लेंथ कट करनी है, ठीक है। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर, तो कितने क्यूब होंगे 1 सेंटीमीटर लेंथ के गाइस। एग्जैक्टली 3 ऑफ इट्स फेस कलर्ड ग्रीन, 3 फेसेस ग्रीन हो जिसके, ये आपको बताना है गाइस, ठीक है। पहले आप नंबर ऑफ क्यूब देखो, क्योंकि जनरली एक पर्टिकुलर सिंगल क्यूब के अंदर गाइस 8 फेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, और वो 8 कॉर्नर्स जो है वो पर्टिकुलर 3 कलर्ड होते हैं, उनके ऊपर 3 कलर, एक 3 टाइप क्या मैं कह सकती हूँ कि 3 साइड उसकी कलर्ड होती है जो कॉर्नर्स होते हैं। तो जनरली किसी भी क्यूब के अंदर आपके 3 साइडेड कलर के जो आंसर होता है वो 8 होता है। बट यहाँ पे आपको पहले ये देखना होगा कि नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं ना, क्योंकि इन्होंने एक ही क्यूब के अंदर नहीं कट किया, वो अलग अलग कट करके रख दिए हैं, ऐसा इनका कहना है। पहले आप ये देखो 2 सेंटीमीटर लेंथ के कितने क्यूब होंगे। टोटल आपके पास एक क्यूब था जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर थी। इस 6 सेंटीमीटर साइड से आपने 2 सेंटीमीटर के क्यूब्स निकाले हैं। तो गाइस नंबर ऑफ क्यूब्स अगर आपको निकालने हैं तो नंबर ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा गाइस, 2 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, और आप देखोगे कि 1 1 1 3 क्यूब बन रहे हैं, एक उसमें 2 2 की उसमें अगर आप करते हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो पर सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं दैट विल बी इक्वल टू, जो मैक्सिमम साइड है वो 6 है, टोटल साइड ऑफ या फिर आप कह सकते हो साइड ऑफ ए लार्जर क्यूब डिवाइडेड बाय, मैं इस चीज़ को मेंशन अप कर रही हूँ, साइड ऑफ लार्जर क्यूब डिवाइडेड बाय साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब इनटू क्यूब, क्योंकि ये 3 फॉर्मेट में काम करेगा ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों फॉर्मेट में काम करेगा, इसीलिए क्यूब होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब्स निकाल रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू 6/2 का क्यूब, दैट इज 3 क्यूब, 3 क्यूब इज 27। तो मतलब हमारे पास टोटल 2 सेंटीमीटर लेंथ के 27 क्यूब बनेंगे। पर इन्होंने क्या कहा है, अब 27 क्यूब बन गए 2 सेंटीमीटर के, इन्होंने 1 सेंटीमीटर के अंदर पूछा है। जो 2 सेंटीमीटर लेंथ के 27 क्यूब्स बने उनमें रेड भी कहीं ना कहीं होगा और ग्रीन भी कहीं ना कहीं होगा। बट 3 फेसेस मैंने बताया सिर्फ 8 ही होते हैं, क्योंकि कॉर्नर 8 होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्यूब विद साइड 1 सेंटीमीटर दैट फॉर्म बाय स्मॉल क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे गाइस 1 सेंटीमीटर के। तो देखिए गाइस उसके बाद हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ जो क्यूब्स होते हैं हमारे, मैंने आपको अभी भी बताया 3 फेस पेंटेड है ना, 3 फेस कलर कितने हो जाएंगे आपके 8, क्योंकि कॉर्नर्स आपके 8 होते हैं, वहीं आपके 3 साइड पेंट होते हैं, ठीक है। और हमें बताना क्या है 1 सेंटीमीटर जो हमने क्यूब कट किया है, तो नंबर ऑफ क्यूब जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है जो आपने स्मॉल क्यूब से बनाए हैं, कितने क्यूब बनेंगे गाइस। नंबर ऑफ क्यूब आपको बताने हैं 1 सेंटीमीटर साइड पेंट, ठीक है, 1 सेंटीमीटर साइड से जो पेंटेड है बाय फॉर्मिंग जो आपने स्मॉल क्यूब को कट करके बनाए हैं, ठीक है। स्मॉल क्यूब को कट करके आपके कितने क्यूब बनेंगे, वो बनेंगे गाइस आपके 4 क्यूब। तो आपके जो रिक्वायर्ड क्यूब्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, जितने आपके पेंटिंग की बात कर रहे हैं कि आपके पेंटेड क्यूब कितने हैं गाइस, ठीक है। जो कलर्ड पेंट करने थे वो नंबर ऑफ साइड्स के जो क्यूब हो जाएंगे, अगर आप देखो गाइस 4 है, अगर मैं कॉर्नर वाले ले रही हूँ, ठीक है, तो 4 × 2 हम यहाँ पे भी करेंगे गाइस 8 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब आपके कितने हो जाएंगे 8 × 8 दैट विल बी इक्वल टू 64। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा गाइस। आपके इसमें ऑप्शन थे 48, 64, 56 एंड 36, तो आपका आंसर आ जाएगा गाइस 64, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है हमें, देखिए गाइस हमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया है यहाँ पे। ये क्या कह रहा है 1 स्टैंड फॉर रन, ठीक है, 2 स्टैंड्स फॉर स्टॉप, 2 का मतलब है स्टॉप,
3 का मतलब है गो एंड 4 का मतलब है सिट एंड 5 का मतलब है गाइस वेट. These are the series. If the sequence is continue, अगर हम इस सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं, which instruction will come next? नेक्स्ट नंबर पे कौन सी इंस्ट्रक्शन आपकी आएगी गाइस. ठीक है, आपको जो सीक्वेंस है वो क्या दिया गया है गाइस, वो देखिए आप. आपका सीक्वेंस क्या है, 4 4 5 4 5 3 4 5 3 1 4 5 3 1 2 4 5 4 5 4 5 3 4 5 3. ठीक है, ये आपको सीक्वेंस दिया है. अभी क्या पूछ रहे हैं, इफ द सीक्वेंस इज कॉन्टिन्यूस, सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अब आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या आएगी गाइस. ठीक है, अब इसने आपको क्या पैटर्न दिए, आप इस चीज को देखिए. सबसे पहले आपको 4 दिया है, 4 5 दिया है, 4 5 3 दिया है, 4 5 3 1 दिया है, 4 5 3 1 2 दिया है ना. उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको 4 5 दिया है, अगेन इन्होंने 4 5 दिया है, देन 4 5 3 दिया है. ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा गाइस, 4 5 3 1, राइट. 4 5 3 के बाद क्या आएगा, 4 5 4 5 3 4 5 3 1. यही पैटर्न फॉलो होएगा, है ना गाइस. होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. तो अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए, 1. बट इन्होंने अब देखो आपको ऑप्शन में क्या दिया था, 1 2 3 4 5 नहीं दिया था. ऑप्शन ए दिया था आपको वेट, ऑप्शन बी आपको दिया था सिट, ऑप्शन सी आपको दिया था स्टॉप और ऑप्शन डी आपको दिया था रन. यहाँ पे 1 आएगा तो आपका 1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रन को. तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट विल रिप्रेजेंट द रन. ठीक है, होप्स आपको क्वेश्चन नंबर 49 क्लियर हो गया होगा गाइस. इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा. इस क्वेश्चन नंबर 50 हमें क्या कह रहा है, आपको नेक्स्ट 2 टर्म बतानी है अल्फ़ाबेट सीरीज की. अल्फ़ाबेटिक सीरीज दी है, फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म. ठीक है, सीरीज क्या है देखिए, स्मॉल बी बी कैपिटल सी 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 स्मॉल कैपिटल ई ई स्मॉल ई ई कैपिटल एच 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 स्मॉल एच 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 कैपिटल एल एल. अब आपको नेक्स्ट 2 टर्म बताने. ठीक है, आपके ऑप्शन है गाइस. ऑप्शन ए आई आई पी 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 एंड स्मॉल क्यू 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 कैपिटल वी वी. ऑप्शन बी इज स्मॉल आई ट्रिपल आई कैपिटल क्यू क्यू and small q q capital W W W. Option C is small double I capital triple Q and small triple Q capital W 2 times. Option D is triple I small capital P 2 times and small q twice capital V 3 times. These are the option guys. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. अब एक चीज़ देखिए, B के बाद C है, सी के बाद 1 छोड़ के डी के बाद ई, फिर हमने 2 छोड़ दिया, फिर एच आ रहा है, ये गैप आ रहा है ना गाइस स्मॉल के अंदर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट. अब एक चीज़ देखो, जनरली हमें लेटर्स में क्या दिख रहा है, फर्स्ट में तो सब में आई का ही ऑप्शन दिया है, बी सी डी ई एफ जी एच, है ना गाइस. यहाँ पे जहाँ पे भी आई है ना, उस चीज़ को एल से रिप्रेजेंट कर लीजिए आप, स्मॉल एल, क्योंकि ये आई नहीं आएगा, यहाँ एल ही आएगा. ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट. अब देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच के बाद 3 का गैप लेंगे हम, +3 करेंगे तो एल आ जाएगा. ठीक है, देखिए गाइस तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको. अब हमने ये देखा कि बी सी, बी में +1, सी में +2, फिर +3 एंड देन +4. जब मैं एच में +4 करती हूँ तो क्या मिलेगा, एल मिलेगा. इसका मतलब मेरे को स्मॉल एल तो चाहिए ही चाहिए नेक्स्ट लेटर में. ठीक है, नेक्स्ट में अगर एल मिल रहा है मुझे, एल कितने टाइम चाहिए, 2 टाइम्स चाहिए गाइस. ठीक है, उसके बाद देखिए एल 2 टाइम्स ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर बी आपका एलिमिनेट हो जाता है. अब नेक्स्ट देखिए कैपिटल लेटर, आपका कैपिटल लेटर क्या है, सी +2 डी ई +3 +4, मतलब अब +5 करना है आपको एल के अंदर. ठीक है गाइस, +5 करेंगे तो क्या आएगा, क्यू आ जाएगा गाइस, है ना. कैपिटल क्यू आएगा, 3 टाइम आएगा.
अब आप एक चीज़ देखिए, आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो गया। आंसर तो हमने यहाँ से डिकोड कर लिया कि ऑप्शन नंबर सी आएगा। इसी तरह से एल के अंदर हम आगे क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हमने क्या किया था +4, तो +5 करेंगे, यहाँ +6 करेंगे, तो जब करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। एल में +5 यहाँ किया था, क्या वो आया था सेम, यहाँ स्मॉल में करेंगे तो 3 टाइम्स स्मॉल क्यू आ जाएगा, और जब इसमें +6 करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा गाइस। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। होप सबको क्वेश्चन नंबर 50 क्लियर हो गया होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमें क्या कह रहा है, देखिए अगेन आपको एक सीरीज दी गई है, आपको बतानी है 9th टर्म। 9th टर्म बतानी है आपको। सीरीज क्या है गाइस, आपकी अल्फ़ाबेट सीरीज है। स्मॉल z y w, स्मॉल x कैपिटल W, स्मॉल u, स्मॉल v कैपिटल U, स्मॉल s, स्मॉल t कैपिटल S, स्मॉल q। इस तरह से आपकी एक सीरीज चल रही है और आपको बतानी है 9th टर्म क्या होगी गाइस। तो आपको 9th टर्म तक जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए इज JHE, ऑप्शन बी इज JIG, ऑप्शन सी इज MOK, ऑप्शन डी इज FTP। ठीक है गाइस, दिस आर द ऑप्शन। देखिए अब Z से करते हैं स्टार्ट। Z से मैं X पे जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, -2 कर रही हूँ। जब मैं X से U पे जा रही हूँ तो क्या कर रहे हैं हम, X से V पे, सॉरी है ना, -2, V से T पे अगेन -2। ये आपका फर्स्ट है टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, 7th, 8th, देन 9th, यहाँ आएगी। देखिए गाइस, उसके बाद अगेन T में जब -2 करोगे तो क्या आएगा R, R में -2 करोगे तो क्या आएगा P, P में -2 किया तो N, N में -2 किया तो I, L, सॉरी गाइस, और L में -2 किया तो J। ठीक है, इसका मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है, वो एलिमिनेट हो गया। आपकी जो फर्स्ट टर्म आएगी वो 9th टर्म, सॉरी, वो आएगी J गाइस। ठीक है, अब सेम कैपिटल में देखिए Y, Y से W, W से U, U से S। ठीक है, ये आपका पैटर्न चलेगा जो भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आपकी 9 टर्म आ जाएगी। ठीक है, वाई में हमने क्या किया, देखिएगा इस डब्ल्यू पे जाते हैं, -2 किया ना, डब्ल्यू से यू अगेन -2 सीरीज चल रही है गाइस, ध्यान से देखिए। जब मैं एस में -2 करूँगी तो मुझे क्यू मिलेगा, क्यू में -2 करा तो ओ, ओ में -2 करा तो एम, एम में -2 किया तो के, के में -2 किया तो आई कैपिटल, दिस इज। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखिए स्मॉल सीरीज। अब आप एक चीज़ देखिए, जे आई आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वैसे ही खत्म हो गया। लास्ट अगर आप देखना चाहें अगेन डब्ल्यू से जाएंगे हम, डब्ल्यू यू एस क्यू। ठीक है, डब्ल्यू से यू पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन -2। देखोगे गाइस आप, ये अगेन एक -2 की सीरीज है। -2 करोगे तो आपको लास्ट लेटर आराम से मिल जाएगा, वो आएगा आपका स्मॉल जी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाइस। होप्स आपको क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, है ना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 52 हमें क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, सिंपल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए और पढ़िए, क्या कह रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे स्टेटमेंट है, उसको ध्यान से देखना गाइस। ठीक है, देखिए होप्स आपने स्टेटमेंट को पढ़ लिया होगा, कुछ समझ आया होगा, कुछ में कंफ्यूजन हुआ होगा, है ना। ये कह रहा है इलिप्स आर 2 डायमेंशनल फिगर, इलिप्स 2D फिगर है, इट हैज़ 2 फोकी, इसके पास 2 फोकी है, एक मेजर एक्सिस है, एक माइनर एक्सिस है। सर्कल इज ऑलवेज एन इलिप्स, एक सर्कल हमेशा इलिप्स होता है जिसकी इक्वल मेजर और माइनर एक्सिस हमेशा इक्वल होती है। ये इसने एक स्टेटमेंट दी है। आगे क्वेश्चन पढ़िए पहले। इन द टेक्स्ट गिवन अबव, हमें ऊपर जो टेक्स्ट गिवन था, एम क्या है, नंबर ऑफ टाइम ए लेटर हैज अकर्ड कॉन्जिक्यूटिवली, कितने बार किसी एक वर्ड के अंदर जो 2 लेटर है वो लगातार सेम लेटर रिपीट हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने, डाइपर के अंदर, दीपर के अंदर पी 2 बार रिपीट है ना।
इसी तरह से ऊपर आपके स्टेटमेंट में जितने से वर्ड्स आपको दिए हैं उन वर्ड में आपको पर्टिकुलर वो वर्ड देखना है जिसके अंदर 2 लेटर कॉन्सिक्यूटिवली रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, वो आपका एम होगा। कितनी बार वो रिपीट हुए, मतलब कितने लेटर ऐसे हैं। एन इज द नंबर ऑफ वर्ड विद 4 और मोर लेटर। एन है नंबर ऑफ वर्ड, कौन से वर्ड्स काउंट करने हमें, वो वर्ड जिसमें 4 लेटर हो या 4 से ज़्यादा लेटर हो, दैट हैव बीन रिपीटेड इन द टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट के अंदर रिपीट हुए हैं, ठीक है। आपको बताना है एम इंटू एन क्या होगा। अब देखो इलिप्स के अंदर एल 2 टाइम्स रिपीट है, दिस इज द इलिप्स। एल कॉन्जिक्यूटिवली 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। एक वर्ड आपका इलिप्स हो गया, एक वर्ड आपका हो जाएगा गाइस फोकी, और इलिप्स आपका 2 बार आ रहा है, फोकी आपका 1 बार आ रहा है, ठीक है। तो एम क्या हो जाएगा गाइस, 2 बार इलिप्स 1 बार फोकी, एम इज इक्वल टू 3। आपको और कोई वर्ड इसमें नहीं मिलेगा पूरे टेक्स्ट के अंदर, जो ऊपर आपको गिवन टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर था, जिसमें आपके 2 लेटर कॉन्जिक्यूटिवली आएंगे, ठीक है। आगे देखिए एन क्या है, आपको एन बताना था कि जो वर्ड रिपीट हुआ है और 4 और मोर उसके अंदर लेटर्स हैं। तो ऐसा वर्ड एक तो आपको इसके अंदर मिलेगा गाइस इलिप्स। इलिप्स में 4 से ज़्यादा वर्ड है, वो 2 बार आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक मेजर, एक माइनर और एक एक्सिस। टोटल आपके पास 4 वर्ड हो गए गाइस, इलिप्स, मेजर, माइनर और एक्सिस, दीज आर द 4 वर्ड गाइस। तो आपका जो एन है वो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। एम आपका 3 आ गया, एन आपका 4 आ गया। आपको बताना था एम इंटू एन क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 4, दैट विल इक्वल टू 12। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 12। होप्स आपको क्वेश्चन नंबर 52 क्लियर हो गया होगा गाइस, है ना, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 53 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपको एक एनालॉजी दी है, आपको बताना कौन सी एनालॉजी सही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट आपको दी है ओशियन, पैसिफिक, रिवर, नील। सेकंड आपको दी है जूलॉजी, एनिमल, कार्डियोलॉजी, ब्रेन। थर्ड आपको क्या गिवन है, फ्रांस, यूरोप, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है गाइस। अब देखिए इसमें आपको बताया है कि दो आपको जो चीज़ दी है वो पर्टिकुलर एक दूसरे से दी है। देखिए गाइस इसमें हमें क्या चीज़ें की मेंशन की हुई है, ये हमें पर्टिकुलर 2 चीज़ों के बीच में रिलेशन दिखा रहा है। जैसे आप ऑप्शन 1 देखिए, ओशियन पैसिफिक, रिवर नील। पैसिफिक एक ओशियन है, बिल्कुल है हमारे कॉन्टिनेंट, और ओशियन जो हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर हम देखते हैं कि पैसिफिक एक ओशियन है, प्रशांत महासागर जिसे हम कहते हैं। नील रिवर है, बिल्कुल है, नील रिवर भी एग्जिस्ट करती है अफ्रीका के अंदर, है ना। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन भी देखिए, जूलॉजी, एनिमल्स। जो जूलॉजी है वो एनिमल्स के बारे में बताती है, बिल्कुल बताती है। कार्डियोलॉजी के आपको ब्रेन के बारे में बताती है गाइस, देखिए नॉट एट ऑल। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है। ऑप्शन 3 पे चलिए, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, फ्रांस यूरोप में है, बिल्कुल है गाइस, मतलब यूरोपियन यूनियन में नहीं है बट यूरोप में ही आता है। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, चाइना इज़ नॉट रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया, चाइना ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी भी गलत होता है, मतलब थर्ड स्टेटमेंट जो आपकी गलत है। अब ऑप्शंस देखिए आपके, पहले ऑप्शन में कहा था ओनली 2 इज़ राइट, दूसरे में कहा बोथ 1 एंड 3 इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट अप्रोप्रिएट पूछा गाइस। और ऑप्शन 3 में कह रहा है सेकंड एंड थर्ड इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, सेकंड एंड थर्ड इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। हमने जितने भी क्वेश्चन थे 2023 के वो कंप्लीट कर लिए। होप सो आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अच्छा लग रहा है लेक्चर, पसंद आ रही है सीरीज़, तो आप मेरे को बताएं कि मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूं या कुछ और न्यू चीज़ स्टार्ट करूं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए गाइस, ताकि आपको टाइम बाय टाइम अपडेट मिलता रहे। लेक्चर को लाइक किया कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अब हम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।